हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएसआर एकेडमी। आज के मॉड्यूल में हम लोग डिस्कस करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में एंड अच्छे से प्रोसेस को जानने का कोशिश करेंगे। आपको पता है कि लास्ट मॉड्यूल में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को स्टार्ट किया। We also talked about the genetic material DNA and how the DNA was discovered as a genetic material. We talked about different groups of people who actually gave the concept of the DNA as a genetic material. We talked about Griffith's experiment. We talked about Hershey and Chase experiment. We also talked about Avery, McLeod, and McCarthy experiment. And apart from that, we also talked about how do we really pack the DNA in prokaryotes and how do we pack DNA in eukaryotes. सो हम लोगों ने बाय एंड लार्ज जो बेसिक था डीएनए का वो अपन ने लास्ट वाले मॉड्यूल में कवर कर लिया है। नाउ स्टूडेंट्स वी विल स्टार्ट एंड टॉक अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन। सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन एंड अंडरस्टैंड व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय द टर्म डीएनए रेप्लिकेशन। नाउ स्टूडेंट्स, रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? रेप्लिकेशन का मतलब सिंपल टर्म्स में ये कि आपका जो एक डीएनए है वो डुप्लीकेट हो रहा है, ओके, वो मल्टीप्लाई हो रहा है टू फॉर्म न्यू डीएनए, ओके। बिकॉज सी इन 11th स्टैंडर्ड आपको पता रहेगा कि आपने सेल डिवीजन पढ़ा है, तो आपको पता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिविजन्स, माइटोसिस एंड मियोसिस, एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड अ सेल साइकिल। अभी सेल साइकिल के अंदर आपने क्या पढ़ा था? तो सेल साइकिल के अंदर आपके पास वो G1 फेज था, S फेज था, G2 था, M था। उसमें जो S फेज है वहां पे आप डीएनए को रेप्लिकेट कर रहे थे, बिकॉज वेन एवर यू वॉन्ट टू डिवाइड द सेल यू ऑल्सो हैव टू एंश्योर दैट द डीएनए ऑल्सो गेट्स डिवाइडेड, isn't it? So in order to divide the DNA, we have the process of DNA replication. So students will quickly understand what exactly is replication. So in a case in which a DNA can synthesize its own copy, okay, खुद का कॉपी वो खुद बना सकता है, उस प्रोसेस को आप बोलते हो डीएनए रेप्लिकेशन। बट यहाँ पे एक छोटा सा कैच भी है स्टूडेंट्स। जब वो कॉपी बना रहा है, तो ये आपको समझना है कि कॉपी सिर्फ 50% है। ये कॉपी से 50%, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल के लिए आप इतना समझिएगा कि डीएनए जब खुद का कॉपी बनाता है तो उस प्रोसेस को आप डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हो। नाउ डीएनए रेप्लिकेशन जो है इट अकर्स इन द S phase of cell cycle, okay, it occurs in the S phase of cell cycle. S phase is the synthesis phase, जहां पे आपने डीएनए को सिंथेसाइज किया था, तो S phase के अंदर आपका डीएनए रेप्लिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। स्टूडेंट्स, बिफोर वी टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, सी डीएनए जो होता है ना, डीएनए इसके पास ब्रीफली दो फंक्शंस है, ओके। डीएनए हैज टू फंक्शंस टू परफॉर्म, दो फंक्शंस इसको परफॉर्म करने के लिए। वे कौन से फंक्शंस हैं? सबसे पहले होता है जिसको वी कॉल इट एज हेटेरो कैटेलिटिक फंक्शन। One function is heterocatalytic function. Another is called as autocatalytic function. Okay. So one is heterocatalytic function, another is called as autocatalytic function. Now what exactly do we mean by heterocatalytic and autocatalytic? क्या मतलब है इसका? कि जब आप समझते हैं कि डीएनए जो है, डीएनए इट इज गोइंग टू डायरेक्ट synthesis, it is going to direct synthesis of other molecules inside the cell. सेल के अंदर जब डीएनए खुद कुछ और काम देता है बाकी सारे मॉलिक्यूल्स को, आप उसको हेटेरोकैटालिटिक बोलते हो। ऑटोकैटालिटिक मतलब क्या? डीएनए कैन डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ इटसेल्फ, खुद का सिंथेसिस कर सकता है, तो उसको आप ऑटो कैटेलिटिक बोलते हैं। सर यहाँ पे क्या एग्जाम्पल आ सकता है? व्हाट कैन वी थिंक अबाउट? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट हेटेरो कैटेलिटिक फंक्शन, यू कैन हैव से फॉर एग्जाम्पल आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, एक्चुअली नॉट आरएनए वी कैन से, बट अगर मैंने यहाँ पे लिखा ट्रांसक्रिप्शन, ओके,
ट्रांसक्रिप्शन को डायरेक्ट करना। ओके तो ये सारे फंक्शंस आपके हेटेरोकैटालिटिक हो सकते हैं। अलग अलग टाइप के एंजाइम्स बनाना, अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स बनाना, ये सारे उसके हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन हो सकते हैं। ऑटोकैटालिटिक मतलब भाई वो खुद का ही सिंथेसिस करता है, उसको आप ऑटोकैटालिटिक बोलते हो। एंड दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बिकॉज सी सेल के अंदर का कंट्रोलिंग सेंटर जो है वो आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, अभी यही न्यूक्लियस जो है वो आपके हर एक सेल के हर एक फंक्शन को कंट्रोल, रेगुलेट, मॉड्यूलेट करता है, which means that DNA has to also ensure that the cell is carrying out its everyday functions, day-to-day functions. At the same time, this DNA or the nucleus also have to make sure that the nucleus or the DNA itself is also getting multiplied, isn't it? So who is going to make sure that the DNA itself, and therefore DNA has two major functions of autocatalytic reactions and heterocatalytic reactions. Autocatalytic, wherein the DNA is going to make the copy of itself, and heterocatalytic is going to redirect some other molecules to be formed. Now students, DNA जो जिस मेथड से रेप्लिकेट करता है, ओके, the method of DNA replication, okay, the method of DNA replication which occurs, जो होता है, it is a type of semi conservative. It is semi conservative. Now students, what do we mean by the word semi conservative? Semi conservative का मतलब क्या है? Semi conservative मतलब ऐसा DNA जहाँ पे 50% DNA जो आपका रहेगा, it will be of parental type. Okay, 50% DNA will be of parental type and 50% DNA will be newly formed. सो 50% का डीएनए पेरेंट्स ने बनाया है, पेरेंट्स ने दिया है मतलब, एंड 50% डीएनए हम खुद बनाए हैं. That kind of replication method in which 50% of the DNA is of parental type, 50% of the DNA is newly formed, is what is called a semi-conservative DNA. And this semi-conservative DNA का theory जो है, experiment तो किसी और ने prove किया था, but the theory was proposed by scientist Watson and Crick. इन्होंने इसके बारे में बात किया था. तो स्टूडेंट्स, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है डीएनए रेप्लिकेशन का, एग्जैक्टली क्या हो रहा है. नाउ आई थिंक वी शुड बी गेटिंग गोइंग. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रोसेस. फर्स्ट अभी देखो आपके टेक्स्ट बुक में इसको ना पॉइंट बाय पॉइंट उन्होंने ना डिस्ट्रीब्यूट किया है कि पहला एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हुआ, फिर वगैरह वगैरह, ओपनिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, सिंथेसिस वगैरह. सो दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इट इनटू सेक्शंस. आई एम ट्राइंग टू गिव यू इन अ स्टोरी फॉर्म. ठीक है, तो उसको स्टोरी फॉर्म में मैं आपको एक फ्लो पूरा दे देता हूं ताकि आपके पास एक फ्लो रहेगा और उसी फ्लो के साथ आप एग्जाम में भी लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं आएगा. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द फ्लो फर्स्ट. नाउ सबसे पहले देखो आपको ना व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, आपको चाहिए क्या, पहले चाहिए क्या. तो सी फर्स्टली नाउ we'll first have to understand the method of DNA replication. ओके, मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. अभी ये डीएनए रेप्लिकेशन का मेथड कैसे हो रहा है जरा जानने का कोशिश करते हैं. सबसे पहले तुमको ना एक चीज चाहिए विच इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, सो सबसे पहला चीज जो आपको लगेगा, इट विल बी न्यूक्लियोटाइड. स्टूडेंट्स, डू वी नो व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स? What are nucleotides? Nucleotide is a combination of three different molecules. One is a pentose sugar, which in case DNA is a deoxyribose sugar. The second component of it is a phosphate group obtained from phosphoric acid. And the third component is a nitrogenous base. Now, nitrogenous base plus pentose sugar plus the phosphate group together is going to form what is called as a nucleotide. अब जब आप न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बात करते हो ना, तो न्यूक्लियोटाइड के डीऑक्सी फॉर्म्स लगेंगे बिकॉज डीएनए का फुल फॉर्म ही क्या है, डीऑक्सीराइबोस. सबको डीऑक्सी फॉर्म लगते हैं. ये जो डीऑक्सी फॉर्म रहते हैं, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ DAMP, DGMP, DCMP. ठीक है ना, AG हो गया एंड देन यू हैव DTMP. आपको ये फॉर्म्स लगेंगे. अभी ना ये ना मोनोफॉस्फेट में, इसका फुल फॉर्म देखो क्या है, इट्स एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट. ठीक है, इट्स एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट.
अब मैंने क्या करना है, इसको ना आई एम गोइंग टू रिएक्ट विथ एटीपी, ओके एटीपी, एंड फॉस्फोराइलेट करूंगा, मतलब फॉस्फेट को ऐड करूंगा। एक बार फॉस्फेट ऐड हो जाए, व्हाट एम आई गोइंग टू गेट आफ्टर द फॉस्फोराइलेशन स्टेप? यू आर गोइंग टू गेट डी एटीपी, डी GTP, you're going to get DCTP and you're going to get DTTP. अभी ये जो बने, दीज आर एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स। एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब क्या है कि ये लोग अभी आपको डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करने वाले हैं। एंजाइम का नाम क्या लगेगा सर यहाँ पे? द एंजाइम विच इज गोइंग टू डू दिस जॉब इज कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेज, ओके फॉस्फोराइलेज ने क्या किया, जो मोनोफॉस्फेट फॉर्म्स थे उसको ट्राइफॉस्फेट फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है, एंड दैट इज व्हाई द फर्स्ट एंजाइम व्हिच इज फॉस्फोराइलेज। ठीक है स्टूडेंट्स, ना ये तो आपने कर दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या, देखो नाउ न्यूक्लियोटाइड्स को तो आपने कर दिया, नाउ आपको ना डीएनए लगेगा। डीएनए, इस बात को जरा समझना, आपको डीएनए चाहिए। अब डीएनए जो इनिशियली आपके सेल के अंदर है, दिस सेल के अंदर जो डीएनए आपको मिलता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ डबल स्ट्रैंड, ओके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। डबल स्ट्रैंडेड समझते हैं ना, ऐसा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। सो मुझे क्या करना है, आई विल हैव टू ओपन अप दिस डीएनए, ठीक है, आई विल हैव टू ओपन अप दिस डीएनए, दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नीड्स टू बी ओपनड अप। अभी आप ओपन कैसे करेंगे, उसको कैसे ओपन करने वाले हैं? नाउ फॉर ओपनिंग ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यू विल रिक्वायर एन एंजाइम कॉल्ड एज एंडोन्यूक्लियेज। नाउ दिस एंड में एक काम करता हूँ, मैं सारे एंजाइम्स जो है वो एक ही कलर से लिखता हूँ ताकि आपको समझे। ठीक है, सो यू आर गोइंग टू रिक्वायर एन एंजाइम कॉल्ड एज एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है, इन शॉर्ट आप न्यूक्लियस भी याद रख सकते हो, अगर आपको ये याद नहीं रह रहा है कोई दिक्कत नहीं है उसका। न्यूक्लियस क्या करता है पता है? न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस इज गोइंग टू क्रिएट द निक टू द डीएनए। डीएनए को निक करेगा। निक मतलब क्या? बरोबर, निक मतलब कट, डीएनए को कट कर देगा। अभी डीएनए को कहां से कट करेगा, बात को समझना जरा। डीएनए को कहां से कट कर दे रहा है? डीएनए विल बी कट, दिस डीएनए विल बी कट एट द इंसिजन नहीं लिखते अपन, कट लिखते हैं। द कट विल अकर एट sugar phosphate backbone, okay, it is going to occur at sugar phosphate backbone। और यहाँ पे एक बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड का नाम पता है बच्चों? उस बॉन्ड का नाम है फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। इट इज कॉल्ड एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इन शॉर्ट मैंने क्या कर दिया, आई हैव निक्ड और कट द डीएनए एट शुगर फॉस्फेट बैकबोन। द बॉन्ड इज कॉल्ड एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। उसको मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद डीएनए जो है वो सेपरेट उस तरीके से हो गया है। नाउ द नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है? नाउ दिस इज जस्ट द ओपनिंग ऑफ द डीएनए। डीएनए ऑल्सो हैज सर्टेन रीजन्स, ओके। अब डीएनए के पास कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं, ओके, कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं। अब ये स्पेसिफिक रीजन्स का नाम क्या है स्टूडेंट्स? दिस कैन बी आइदर ओ पॉइंट और इट कैन बी अ टी पॉइंट, ओके। ओ पॉइंट रह सकता है या फिर टी पॉइंट रह सकता है। स्टूडेंट्स, व्हाट इज ओ पॉइंट? ओ स्टैंड्स फॉर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब जहां से रेप्लिकेशन आपका स्टार्ट होएगा, ठीक है। और टी का मतलब क्या है? टी इज टर्मिनेशन पॉइंट। देखो, मुझे फॉरएवर थोड़ी ना डीएनए का रेप्लिकेशन करना है, मतलब मुझे कहीं ना कहीं डीएनए को रेप्लिकेशन को रोकना भी तो पड़ेगा। सो डीएनए के रेप्लिकेशन के प्रोसेस को रोकने के लिए आपको टी लगेगा, शुरू करने के लिए आपको ओ लगता है, ठीक। तो शुरू करने के लिए ओ पॉइंट है और रोकने के लिए आपके पास टी पॉइंट्स है।
ना प्रोकैरियोट्स वगैरह में अगर आप देखेंगे, सो यू कैन हैव आइदर मल्टीपल रेप्लिकॉन्स, रेप्लिकॉन्स मतलब यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूं, रेप्लिकॉन्स का मतलब होता है यूनिट, यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन, यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, सो आइदर मल्टीपल रेप्लिकॉन्स हो सकता है या फिर सिंगल रेप्लिकॉन हो सकता है, ठीक है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स यू कैन हैव single replicon, and in case of eukaryotic organisms you can have multiple replicons, which is the unit of replication. So students, मैंने ये चीज भी बता दिया। अभी मुझे क्या करना है, अभी मैंने देखो डीएनए को भी डबल स्ट्रैंड से मैंने कट कर दिया है, मैंने डीएनए के पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया है। अब मुझे जाना है ये समझने के लिए कि भाई मुझे ना डीएनए को ना I'll have to cut the DNA from, or in short cut DNA with respect to hydrogen bonds, hydrogen bonds. Now students, where are hydrogen bonds? Hydrogen bonds are present in between the DNA, right, in between the nitrogenous bases A और T। ये जो होता है एडेनाइन और थाइमिन, इस दोनों के बीच में यू हैव अ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्वानिन एंड साइटोसिन हैव अ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो उस तरीके से आपको हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपके पास है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे कट डीएनए को कट करना है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स को कट करने के लिए यू विल रिक्वायर अनदर एंजाइम, you are going to require another enzyme. The name of the enzyme is helicase. The name of the enzyme is helicase. helicase हेलिकेज ने क्या किया, हेलिकेज ने क्या किया, ये देखिए डीएनए का आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से था। मान के चलो इनिशियली आपका डीएनए जो था, ओके, ऐसा था, ठीक है। अभी मैंने इसको क्या कर दिया, आई यूज्ड एन एंजाइम विच इज कॉल्ड एज डीएनए हेलिकेज। मैंने डीएनए हेलिकेज यूज किया। डीएनए हेलिकेज यूज करने के कारण क्या हो गया पता है, जहां पे भी ओ एंड टी रहेगा, मानो यहाँ पे ओ है, यहाँ पे टी है, मानो मैंने ऐसा अज्यूम किया कि एक जगह पे ओ है, दूसरे जगह पे टी है, ऐसा, ठीक है। सो व्हाट इज गोना हैपन, यू नो, ये जो डीएनए है ना, ये ऐसा खुलेगा, ऐसा खुलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। बाकी अभी भी जैसा नॉर्मल था वैसा ही है, खुल गया, खुल गया, ऐसा। सो दिस इज व्हाट द एक्शन ऑफ हेलिकेज इज, कि डीएनए को बीच में से ओपन कर देगा। अब ये ओपन हुआ क्यों, बिकॉज कैन आई से यहाँ पे आपके पास ये बॉन्ड्स थे, ये बॉन्ड्स थे। अभी ये बॉन्ड्स को हेलिकेज ने तोड़ दिया, हेलिकेज जैसे तोड़ दिया, खुल गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। सो देयरफॉर हेलिकेज ने जस्ट डीएनए को ओपन अप कर दिया है। अब अगर डीएनए ओपन हो सकता, सी अंडरस्टैंड डीएनए का नेचुरल टेंडेंसी क्या है, डीएनए का नेचुरल टेंडेंसी क्या है, डीएनए का नेचुरल टेंडेंसी है कि भाई वो डबल स्टैंडर्ड में रहेगा, ठीक है। सो इफ एट ऑल, एंड आई एम नॉट यू नो completely destroying the bonds, I am just inactivating it. So can I say even if I separate the DNA, these DNA strands might have the possibility to come together again, वापस वो आ सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट और टू प्रिवेंट दैट यू रिक्वायर अनदर एंजाइम, ओके। सो ये क्या होता है, नाउ you have to prevent the DNA from recoiling, ओके। आपको रिकॉइलिंग से बचना है, रिकॉइलिंग से बचना है। सो in order to prevent the DNA from recoiling, you require another enzyme, एक और एक एंजाइम लगेगा। उस एंजाइम का नाम है SSBP। इट इज कॉल्ड एज SSBP स्टूडेंट्स। SSBP का फुल फॉर्म क्या है, SSBP का फुल फॉर्म इज single stranded binding protein, okay। the name of the enzyme is single stranded binding protein। भैया ये क्या करेंगे, ये देखो बता रहे हैं। तो आपके पास ये पूरा डीएनए है, ठीक है, ये पूरा डीएनए था, ऐसा था। अभी इसके अंदर ये डीएनए वापस एक साथ चिपक ना जाए, इसकी वजह से मैंने क्या किया पता है, मैंने यहाँ पे ये देखो ऐसे ना, ऐसा प्रोटीन्स, मैं जस्ट एक हाइपोथेटिकली आपको बता रहा हूँ,
ऐसे प्रोटीन्स हैं जो बाइंड कर दिए, ऐसे प्रोटीन्स हैं जो बाइंड कर दिए। अब ये प्रोटीन्स क्या करेंगे, ये प्रोटीन्स को प्रोटीन्स जो रहेंगे, एंजाइम जो रहेगा, ये डीएनए को ना नजदीक आने देगा नहीं, वो नजदीक चिपकने डीएनए को देगा ही नहीं, एंड दैट इज द फंक्शन ऑफ द एसएसपीपी। बट नाउ यू नोटिस वन थिंग कि बिकॉज मैंने डीएनए को देखो बीच में से खोल दिया है, डीएनए को बीच में से खोल दिया, बीच में से खोलने के कारण इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये देखो इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे टेंशन जनरेट होगा। लॉजिक है ना कि अगर बीच में से कोई थ्रेड को मैंने ओपन किया तो एंड्स पे जहां पे वो ओपन नहीं हुआ है वहां पे उसका स्ट्रेन आएगा, एंड वो स्ट्रेन जो टेंशन है ना, वो टेंशन तो एंड अभी इस टेंशन को भी रोकना पड़ेगा। तो इस टेंशन को आप कैसे रोकेंगे? सो टेंशन को रोकने के लिए व्हाट you'll have to do, you'll have to use another enzyme which can do that job. So in order to avoid the tension on the DNA, in order to avoid the tension on the DNA, you will require another set of enzyme. आपको और एक सेट ऑफ एंजाइम लगेगा, एंड उस सेट ऑफ एंजाइम का नाम है डीएनए और ऑल्सो कॉल्ड एज सुपर हेलिक्स रिलैक्सिंग एंजाइम। ठीक है, एंजाइम मतलब जो डीएनए के डबल हेलिक्स को जो है वो रिलैक्स करेगा, टेंशन जनरेट होने नहीं देगा। सो आपने अभी तक किया क्या है, आपने अभी तक डीएनए को ओपन अप कर दिया है, अभी इसी डीएनए को मैं थोड़ा ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। सो व्हेन यू टर्न अप द डीएनए, नाउ डीएनए इज रेडी फॉर प्रिपरेशन, सो अभी रेप्लिकेशन आप कर सकते हो अभी। लुक हाउ आई एम ड्रॉइंग द डीएनए, ओके, लुक हाउ आई एम ड्रॉइंग द डीएनए नाउ। सो यू नॉट डूइंग एनीथिंग फैंसी हियर, पे अटेंशन। देखो ये तुम्हारा डीएनए है, ऐसा क्या किया मैंने, उसको बस वर्टिकल कर दिया, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? सो नाउ दिस स्ट्रक्चर दैट यू सी स्टूडेंट्स हियर, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रेप्लिकेटिंग, इट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेटिंग फोर्क। ओके, रेप्लिकेटिंग फोर्क, इसको आप रेप्लिकेटिंग फोर्क बोलते हो। एंड अभी वो डायरेक्शन इस तरीके से अलाइन हो चुका है कि अभी वो रेप्लिकेशन चालू करेगा। ठीक है, तो अभी अपने को क्या डिस्कस करना है, अभी समझे, अभी मुझे रेप्लिकेशन को प्रोसेस करना है। डीएनए खुद ब खुद रेप्लिकेट नहीं हो सकता, ये बात समझिए आप। डीएनए खुद ब खुद रेप्लिकेट नहीं हो सकता, मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ तो ऐसा लगेगा, आई विल रिक्वायर समथिंग विच कैन हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, जो ये रेप्लिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता है। अभी आप कैसे करेंगे, ये कैसे समझेंगे, जरा जानते हैं, चलिए। तो नाउ यू आर गोइंग टू रिक्वायर व्हाट इज कॉल्ड एज आरएनए प्राइमर। ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इन ऑर्डर टू इनिशिएट, ओके, इन ऑर्डर टू इनिशिएट द DNA replication, in order to initiate the DNA replication, okay, I will require a initiator molecule. Now what is that initiator molecule? The name of the initiator molecule is RNA primer. किसने बनाया RNA primer? RNA primer is synthesized by enzyme called as RNA प्राइमेस। देखो और एक एंजाइम आया, RNA प्राइमेस। अभी तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि सर ये RNA प्राइमर क्या है? RNA प्राइमर इज नथिंग बट इट इज अ शॉर्ट ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। इट इज अ शॉर्ट ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ऑलिगो मतलब एकदम छोटा सा, एकदम छोटा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, AUGC जैसा, AUGC उस तरीके से आपके पास एक छोटा सा ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस रहेगा। उस प्रोसेस को, वो जो छोटा सा स्ट्रेच बना, उस स्ट्रेच को आप बोलते हो RNA प्राइमर। ठीक है, तो अभी क्या करना है, ये RNA प्राइमर जो है मुझे अटैच करवाना है। अभी अटैच होगा कहाँ पे? अभी ना, आई जस्ट वांटेड टू गो बैक टू बेसिक्स बिकॉज इन 11th स्टैंडर्ड यू मस्ट हैव आल्सो नोन अबाउट दिस। डीएनए का पोलैरिटी होता है, एक जगह पे होता है 3 प्राइम, दूसरे जगह पे रहता है 5 प्राइम, ऑपोजिट में रहता है 5 प्राइम,
और इधर रहता है 3 प्राइम। अभी स्टूडेंट्स मैं इसके डिटेल में जा नहीं रहा हूँ, बट आपको इतना बता रहा हूँ कि 3 आया क्यों, 3 प्राइम, 3 डैश, डैश मतलब प्राइम बोलते हैं या फिर डैश भी बोल सकते हो। 3 इसलिए आया बिकॉज न्यूक्लियोटाइड में जो शुगर है उसका 3rd पोजीशन खाली है, उसने किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाया है। 5 आया क्यों, बिकॉज जो न्यूक्लियोटाइड का जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है उसका 5th पोजीशन जो कि फॉस्फेट होता है वो फ्री है, उसने किसी के साथ बॉन्ड भी नहीं बनाया है। सो डीएनए का अलाइनमेंट जो होता है इट इज एंटी पैरेलल। देखो ना 3 है तो 5 है, 3 है तो 5 है, 3 and 5 are opposite, so it is called as anti-parallel nature. Now, sir, why is it important? Now, the direction, pay attention, the direction of synthesis, the direction of synthesis of न्यू डीएनए स्ट्रैंड। ओके, नया डीएनए का स्ट्रैंड जो अपन बनाने वाले हैं वो हमेशा 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम होता है, ये याद रखेंगे। द डायरेक्शन ऑफ न्यू डीएनए सिंथेसिस इज ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। बट अगर मुझे न्यू डीएनए 5 to 3 करना है ना, तो अभी ये न्यू डीएनए बनेगा कैसे? ये न्यू डीएनए जो रहेगा, न्यू डीएनए, दिस न्यू डीएनए विल बी formed by copying the sequence of the template DNA. Now sir, what is template DNA? टेम्पलेट डीएनए को कहना इसे अदर वर्ड्स में, मैंने अगर ये लिखा तो चलेगा क्या? देखो, कहना इसे टेम्पलेट डीएनए कैन आल्सो बी कॉल्ड एज द पेरेंटल डीएनए, पेरेंटल डीएनए, ठीक है। सो इस चीज को पेरेंटल, तो मतलब हमेशा नया जो डीएनए बनता है वो पेरेंटल डीएनए को कॉपी करके बन रहा है। तो जो पेरेंटल डीएनए होगा ना स्टूडेंट्स, पेरेंटल डीएनए जो होगा ना, अगर मुझे नया डीएनए 5 to 3 चाहिए, बात को समझना, अगर मुझे नया डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम चाहिए तो जो टेम्पलेट होगा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होना चाहिए, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होना चाहिए। तो अभी मेरे पास ये देखो, यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, मतलब जो डीएनए नया बनने वाला है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है? वो यहाँ से स्टार्ट होगा। देखो टेम्पलेट 3 to 5 है, टेम्पलेट 3 to 5, मतलब अगर मुझे 5 प्राइम टू 3 प्राइम का डायरेक्शन का नया डीएनए चाहिए तो कैन आई से अपना जो टेम्पलेट रहेगा, टेम्पलेट, दिस टेम्पलेट शुड बी फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। फैंटास्टिक। नहीं समझा? वापस रिवाइंड करिए, वापस देखिए, समझ जाएगा। 5 प्राइम टू 3 प्राइम का नया डीएनए चाहिए तो पेरेंटल डीएनए कैसे होना चाहिए? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, या टेम्पलेट डीएनए 3 प्राइम टू 5 प्राइम होना चाहिए। सो मैंने क्या किया ना, अटैचमेंट अभी अपन करेंगे। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करेंगे? नाउ वी आर गोइंग टू डू अटैचमेंट ऑफ आरएनए प्राइमर, जो अपन ने बनाया ना प्राइमर, आरएनए प्राइमर एट 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट डीएनए। तो टेम्पलेट डीएनए के 3 प्राइम एंड पे मेरे को अभी अटैच करवाना है आरएनए प्राइमर। सो स्टूडेंट्स अभी ये कैसे दिखेगा? ये कैसे दिखेगा? मान लो मैं वही डायग्राम यहाँ पे रेप्लिकेट कर रहा हूँ ताकि आपको समझे। यही था वो, ठीक है। यहाँ पे आपका था, ये था 3, ये था 5, ये था 3, ये था 5। अब मेरे को क्या करना? अब मेरे को ये अटैच करवाना है, क्या नाम है इसका? प्राइमर। सो मैंने क्या किया, प्राइमर को यहाँ पे अटैच किया। देखिए जरा, ये प्राइमर को अटैच करवा दिया, प्राइमर, और डायरेक्शन क्या रहेगा? 5 प्राइम, बरोबर। प्राइमर अटैच हो चुका है। प्राइमर क्या करता है? सिर्फ इनिशिएशन कर रहा है, बाकी कुछ काम नहीं कर रहा, सिर्फ इनिशिएशन करने का काम ये करता है, बाकी का काम अपना नेक्स्ट एंजाइम करेगा। तो यहाँ पे आपने अटैचमेंट करवा दिया है। Now what is the next procedure? Students, next procedure would be synthesizing. Okay, the next procedure would be synthesizing the new DNA strand. अभी न्यू डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करने के लिए भी आपको एक एंजाइम लगेगा, ठीक है।
सर उस एंजाइम का नाम क्या? यस, वी विल टॉक अबाउट इट। द नेम ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड एज डीएनए पॉलीमरेज। इट इज डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज, बात समझ में आ रहा है? सो डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो नए डीएनए के स्ट्रैंड को बनाता है, नए डीएनए के स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है। अभी वापस वो डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूं, मैं आप वो वापस एक बार डायग्राम बना रहे हैं, देखिए जरा। ओके, ऐसा था। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे था 3', यहाँ पे था 5', यहाँ पे था 5', यहाँ पे था 3'। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या अटैच करवा दिया था? बरोबर, यहाँ पे मैंने प्राइमर अटैच करवा दिया था। प्राइमर का डायरेक्शन था 5'। अभी मैंने किसको बुलाया? ऊपर देखो, अभी मैंने किसको बुलाया? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज इधर बाइंड करेगा। ठीक है, ये मान लो आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड, जैसा ही आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा वैसे ही वो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते जाएगा। न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते जाएगा। न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना मतलब क्या? से फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि आपके पास मान लो यहाँ पे आपके पास एडेनाइन है, तो यहाँ पे आता है थाइमीन। ओके, ये आपको पता होना जरूरी है। अगर मान लो आपके पास गुआनिन है तो फिर आता है साइटोसिन। अगर मान लो आपके पास साइटोसिन है तो यहाँ पे आता है गुआनिन। अगर मान लो यहाँ पे थाइमीन है तो यहाँ पे आता है एडेनाइन। ऐसा, तो ये बॉन्ड बनते जाएगा, ये बॉन्ड बनते जाएगा। सो धीरे 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 करते 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 क्या हो जाएगा कि वो पूरा का पूरा डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा। बट अभी तो मैंने, देखो अभी अगर आप नोटिस करेंगे तो अभी तो मैंने एक ही स्ट्रैंड बनाया ना, अभी तो एक ही स्ट्रैंड बना है। मेरे को क्या करना है? मेरे को ऑपोजिट भी बनाना है, बट ऑपोजिट में देखो यहाँ पे प्राइमर अटैच नहीं हो सकता। क्यों? 5' है, 5' है। मुझे डायरेक्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन 5 to 3 चाहिए, 5 to 3। अभी 5 के बाजू में 5 नहीं आ सकता, तो मैंने क्या कर दिया? मैंने प्राइमर जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया। प्राइमर जो है वो ऑपोजिट, तो मैंने इन्हें क्या किया? मतलब प्राइमर यहाँ पे लगा दिया, प्राइमर यहाँ पे लगा दिया, और मैंने बोला भाई आरएनए पॉलीमरेज, सॉरी डीएनए पॉलीमरेज तो आ जा। और डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आता है और डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से रेप्लिकेशन कर देता है। बट रेप्लिकेशन करते करते उसको ये रियलाइज होता है ये प्रोसेस बीच में रुक जाता है, बिकॉज ऑपोजिट है। डायरेक्शन ऑफ डीएनए सिंथेसिस ऑपोजिट है, प्रोसेस रुक जाता है, हॉल्ट हो जाता है। वापस क्या करना पड़ा? वापस मुझे रियलाइज किया कि मेरे को और एक प्राइमर लगेगा। ठीक है, चलो और एक प्राइमर लिया, वापस आरएनए पॉलीमरेज को बुलाया, उसने वापस काम कर दिया, वापस रुक गया। वापस मैंने बुलाया, वापस मैंने बुलाया, वापस भाई ने किया, वापस रुक गया, और वापस बुलाओ। सो ऐसा करते 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 इसमें कुछ एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, समझ रहे हैं क्या? यहाँ पे जो डीएनए बन रहा है ना, यहाँ पे डीएनए मान लो, यहाँ पे आई कैन लेबल इट आल्सो। सो दिस विल बी योर 3', isn't it? Then again there will be 5', then there again there will be 3', then again 5', then again 3'। करते 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 जाएगा। सो अभी नोटिस करो, यहाँ पे जो डीएनए आपका बना है, यहाँ पे जो डीएनए बना है, आई यूज अ डिफरेंट कलर। यहाँ पे जो आपका डीएनए बना है, ये डीएनए ना बहुत ज्यादा फ्रैगमेंटेड है। तो डीएनए इज प्रोड्यूस्ड इन फ्रैगमेंट्स। जो डीएनए आपका यहाँ पे बना है वो फ्रैगमेंट के फॉर्म में बना है। फ्रैगमेंट मतलब क्या? टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों में आपका ये डीएनए यहाँ पे बन गया है। ठीक है, अब इधर भी बन चुका है, इधर भी बन चुका है, बट ये डीएनए अभी भी इनकम्प्लीट है। बिकॉज ये दिख कैसे रहा है पता है? अभी जो डायरेक्शन, अभी जरा समझना मैं क्या लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, टेम्पलेट का। ओके, टेम्पलेट अगर 3' से 5' है, मतलब ये वाला, अगर टेम्पलेट अगर 3' से 5' है, तो जो वहां पे डीएनए बनेगा, ओके ये डीएनए अपना न्यू वाला है ना, जो डीएनए यहाँ पे बनेगा दैट विल बी फ्रॉम 5' to 3'। ये याद रखना है, ये याद रखना है। और जब डीएनए न्यू डीएनए 5' to 3' बनता है, सो इट इज दिस डीएनए व्हाट यू सी हियर, दिस डीएनए इज कंटिन्यूस ना, टुकड़ों में बना है क्या? नहीं, इट इज द कंटिन्यूस डीएनए, कंटिन्यूस डीएनए। एंड ये जो कंटिन्यूस डीएनए है, ये जो कंटिन्यूस डीएनए है, दिस कंटिन्यूस डीएनए इज आल्सो कॉल्ड एज लीडिंग स्ट्रैंड। इट इज आल्सो कॉल्ड एज लीडिंग स्ट्रैंड। जरा ऑपोजिट पे आ जाइए, जरा ऑपोजिट पे आ जाइए। इस पे देखें, इसको इसको टेम्पलेट बोला, ये नॉन टेम्पलेट है। सो अभी देखो जरा, नॉन टेम्पलेट का, नॉन टेम्पलेट का डायरेक्शन है 5' से 3'।
सो जो डीएनए आपका बनेगा यहाँ पे, जो डीएनए बनेगा जो कि आपका रहेगा न्यू, दिस विल बी फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, ये याद रखना है। एंड जब ये डीएनए बनता है इस तरीके से बनता है, तो दिस डीएनए इज डिसकंटिन्यूस। दिस डीएनए इज डिसकंटिन्यूस, टुकड़ों में बन रहा है ना, फ्रैगमेंट्स में बन रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ। इट इज डीएनए इज प्रोड्यूस्ड इन फ्रैगमेंट्स। ठीक है, और ये जब फ्रैगमेंट्स में बनता है इसको आप क्या बोलते हो? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैगिंग स्ट्रैंड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैगिंग स्ट्रैंड। तो अगर किसी ने पूछा लीडिंग स्ट्रैंड कहाँ पे बन रहा है, तो टेम्पलेट के 5 to 3 पे बन रहा है। लैगिंग स्ट्रैंड कहाँ पे बन रहा है? टेम्पलेट के 3 to 5 पे बन रहा है, और नॉन टेम्पलेट के तो वो 5 to 3 पे बन रहा है। सो देयरफॉर डिसकंटिन्यूअस फ्रैगमेंट्स और डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स इज आल्सो कॉल्ड एज अ लैगिंग स्ट्रैंड। तो मतलब अभी देखो अरेंजमेंट कैसा हुआ है। अरेंजमेंट कैसा है? तुम्हारे पास मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, सुनो जरा। तो ये है एक ऐसा, ठीक है, फिर तुमको मिला ऐसा, एक डीएनए वैसा है, ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, मान लो ऐसा है, ठीक है। एंड बराबर बराबर, इसका डायरेक्शन बताइए। इसका तो डायरेक्शन था यहाँ पे 5 से चालू हुआ 3, यहाँ पे 5 से चालू हो रहा है, फिर 3 3 करके इधर 3 है। नीचे के फ्रैगमेंट जरा देखो, नीचे के फ्रैगमेंट्स कहने से फ्रैगमेंट्स है ना, ये फ्रैगमेंट्स है। दिस फ्रैगमेंट्स आर कॉल्ड एज ओकाज़ाकी fragments. These fragments are called as Okazaki fragments. Okay, Okazaki fragments. Now, these Okazaki fragments are very, very important when it comes to the separate DNA strands, because Okazaki fragments जो है, they will not be like this. They will not be like this. पहला जो आपका RNA प्राइमर है ना बच्चों, जो आपका RNA प्राइमर है जो अपन ने लगाया था, this will be replaced. This will be replaced by addition of nucleotides. Okay, addition of nucleotides किसने किया? This is done by DNA polymerase. Okay, DNA polymerase 1 in case of prokaryotes and alpha in case of eukaryotes. So ये DNA polymerase ये एंजाइम ये काम कर देगा, और फिर फाइनली आपका क्या बना? तो आपके पास एक स्ट्रैंड इधर है, ओके, और दूसरा स्ट्रैंड यहाँ पे है। इसका पोलैरिटी वाज 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम, यहाँ पे आपका है 5 प्राइम, दिस इज योर 3 प्राइम। ठीक है, ये आपका डीएनए बन गया है। अभी ये डीएनए जो है ये ऐसा बना नहीं है, जरा नोटिस करो, अभी भी यहाँ पे टुकड़े हैं। सो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? I'll have to join the DNA fragments. So you will have to join the DNA fragments. DNA fragments को join करना पड़ेगा। अब ये DNA fragments को जब आप join करेंगे, so the fragments are connected. These fragments are joined by enzyme DNA ligase. It is joined by enzyme DNA ligase. और एक बार DNA ligase उसको join कर देगा, फाइनली फिर DNA आपका कुछ इस तरीके से बन चुका है। DNA इस तरीके से बन गया है, खत्म है प्रोसेस। ठीक है, 5 प्राइम 3 प्राइम, यहाँ पे है 5 प्राइम, यहाँ पे 3 प्राइम। देखो ऐसा इजी, समझ में आ रहा है? खत्म नहीं हुआ है मतलब, बट एटलीस्ट मोटा मोटा देख लो भाई। आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स में पूछ देना। ठीक है, सो बोलने का मेरा मतलब क्या है कि 2 स्ट्रैंड मिला, डबल स्ट्रैंडेड आपका डीएनए है, बट अब ये ऐसा कॉइल नहीं होएगा, बिकॉज ये वाला ऊपर वाला डीएनए इस पिंक वाले टेम्पलेट के साथ था, नीचे वाला डीएनए इस पिंक वाले टेम्पलेट के साथ था। मतलब मैं इसी को वापस रीड्रॉ कर रहा हूँ। जब वो मिक्सिंग होगा ना, तो इस तरीके से होगा। ठीक है, पहले देखना ना। सबसे पहले व्हाट विल डू इज विल रिकॉइल द डीएनए। okay, we will recoiling of
डीएनए, रिकॉइलिंग ऑफ डीएनए। अभी रिकॉइलिंग ऑफ डीएनए कैसे करेंगे? दिस इज डन बाय एन एंजाइम कॉल्ड एज डीएनए टोपोआइसोमरेज, टोपोआइसोमरेज और ऑल्सो कॉल्ड एज डीएनए गायरेज। ये कॉइलिंग भी करता है, ठीक है, कॉइलिंग भी करता है। तो ये काम कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ व्हाट आर वी डूइंग, नाउ व्हाट आर वी डूइंग, सो यहाँ पे आपके पास ये वाला डीएनए था, एक पेरेंट, ये दूसरा पेरेंटल डीएनए, और इसको रैप कर दिया है अपन ने, ये कौन, ये आपका न्यूली फॉर्म डीएनए, खत्म, आपको मिल गया। इसमें नोटिस करो, स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था, 50% डीएनए, देखो 50%, 50% डीएनए किसका है, पेरेंटल है, 50% डीएनए पेरेंटल है, और जो 50% डीएनए है, 50% डीएनए है, इट इज न्यूली फॉर्म्ड, इट इज न्यूली फॉर्म्ड। ये 50% पेरेंटल डीएनए और 50% न्यूली फॉर्म डीएनए, इस टाइप के मेथड को आप क्या बोलते हो, इट इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव, सॉरी, डीएनए, इट इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। देखो समझ में आ रहा है क्या? और ये सेमी कंजर्वेटिव डीएनए का, ये सेमी कंजर्वेटिव डीएनए का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, experimental proof was given by scientist Michelson and Stahl, Michelson and Stahl। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग ये जानने का कोशिश करते हैं और समझते हैं कि मीजल्सन एंड स्टैल जो है वो किस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने का ट्राई किया, और डीएनए जो है वो आपका ये है सेमी कंजर्वेटिव है, ये किस तरीके से उन्होंने कंटेन किया। अभी उस एक्सपेरिमेंट को आगे जानते हैं और समझते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। ओके, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए किसने प्रूव किया था, पिछले वाले स्लाइड में बनाया, यस, द प्रूफ was given by Michelson and Stahl। ओके, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया, कंडीशन समझना पहले, एक बैक्टीरिया लिया, वो बैक्टीरिया का नाम है इकोलाई। ओके, बैक्टीरिया का नाम है इकोलाई। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा उन्होंने एक केमिकल लिया, उस केमिकल का नाम है CsCl2 विच इज सीजियम क्लोराइड, ये लिया, एंड ही टुक 2 isotopes ऑफ नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप्स लिए, एक उसका नेचुरल N14 एंड एक लिया N15, ठीक है। एक मशीन लिया जिसके थ्रू ये एक्सपेरिमेंट कर पा रहे थे, सो दैट टेक्निक इज called as density gradient centrifugation technique, density gradient centrifugation technique। Now this was the method by which he put forth the concept of semi conservative nature। अभी उन्होंने क्या किया, उन्होंने इधर एक बैक्टीरिया लिया एंड देन उन्होंने उस ई कोलाई को, अभी समझना जरा यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको फ्लो चार्ट में आपको बता रहा हूँ। सो उन्होंने एक ई कोलाई लिया और इस ई कोलाई को उन्होंने ग्रोन इन N14 नाइट्रोजन। ओके, N14 नाइट्रोजन, N14 के नाइट्रोजन में ग्रो किया। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट एज अ नाइट्रोजनस बेस इन द डीएनए, ठीक है।
सो उधर N14 में उन्होंने मल्टीपल टाइम्स ग्रो किया। सो एक बार इकोलाई, अभी इकोलाई के डीएनए में आपको मिलेगा N14, बिकॉज आपने अगर वही नाइट्रोजन उसको ग्रो करने के लिए दिया है तो वही ग्रो होगा और वही आपको उसके डीएनए में मिलेगा। देन दिस इकोलाई विच कंटेन्ड N14 was transferred to N15, okay, and then allowed to multiply, okay। देखो अभी तक मैंने क्या किया, मैंने इकोलाई लिया, उस इकोलाई को N14 में ग्रो किया। N14 में ग्रो करने के बाद मैंने उसको मल्टीपल जनरेशन्स वहाँ पे ग्रो किया, एंड देन उसके बाद मैंने उसको N15 में ट्रांसफ़र किया। N15 में जैसे ट्रांसफ़र कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे N15 का डीएनए, N15 का नाइट्रोजन जो रहेगा वो आपको उस डीएनए में मिल सकता है। मतलब अगर बाय चांस मुझे ये समझना है, ठीक है, जब बैक्टीरिया, अभी सुनना जरा, जब ये बैक्टीरिया N14 में था, सो आपने ना CsCl2 को यूज कर आपने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के जरिए, इस टेक्निक के जरिए यू रिकॉर्डेड द बैंड मतलब उसका, उस नाइट्रोजन का लोकेशन कहाँ पे आ रहा है वो N14 के साथ आपने रिकॉर्ड किया। दिस सेम थिंग was repeated with N15 के साथ भी सेम चीज उन्होंने रिपीट किया। नाउ स्टूडेंट्स, N15 के साथ जैसे ही उन्होंने रिपीट ये प्रोसेस किया तो उनको N15 का ये पता चला कि N15 का और द बैंड व्हाट दे ऑब्जर्व्ड, ओके, द बैंड ऑफ N15 and CsCl2 was ऑलमोस्ट सेम। दोनों का बैंड आपको ऑलमोस्ट एक ही जगह पे देखने को मिला, ठीक है। तो ये देखो अभी तक मैंने क्या क्या किया है। तो इधर मैंने N15 में ग्रो किया ना, उसके बाद क्या, N15 में ग्रो करने के बाद उनको CsCl के साथ बैंड किया ना। अभी एक बार आपको ये पता चला कि वो ग्रो हो रहा है, अभी आपने क्या किया, उसको N15 को ना, N15 बैक्टीरिया को, बात को समझिएगा जरा भी। सो आपने N15 बैक्टीरिया को ट्रांसफर किया, N15 बैक्टीरिया को ट्रांसफर किया N14 के साथ, ओके, N14 में ट्रांसफर कर दिया। स्टूडेंट जैसे N14 में मैं ट्रांसफर कर दूंगा ना, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देखो अभी आपको ना ये डीएनए डायग्राम के फॉर्म में एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ से। तो तुम्हारे पास मान लो एक डीएनए था, ओके, ये है तुम्हारा N15 दोनों का दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स N15 है। अब आप क्या कर दीजिए, अब उसको ट्रांसफर कर दीजिए, मल्टीप्लाई होने दीजिए 20 मिनट्स अप्रोक्सीमेट, एंड ऑल्सो यू कैन यूज, नाउ यू हैव टू यूज N14। जैसे आप N14 यूज करेंगे आपको एक लाल कलर का डीएनए मिलेगा, मतलब ये पेरेंटल डीएनए मिला और एक N14 वाला डीएनए मिला, देखो ऐसा है, ऐसा। तो इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा, यू विल हैव N14, you will also have N14, and apart from that you will have
N15, you will have N15 बराबर। इसको आप क्या बोलेंगे? हाइब्रिड। इसको आप बोलेंगे हाइब्रिड ना। एक बार ये हाइब्रिड बन गया, ये हाइब्रिड बन गया, ये हाइब्रिड था N14 का और N15 का। अब क्या करना है? अब क्या करना है? जो आपका N14 है वापस N14 में ग्रो करो, वापस N14 में ग्रो करो। So can I say this will be after, say for example, the second generation which is 40 minutes. 40 minutes। अभी ये आपका फर्स्ट जनरेशन था ना, दिस वॉज योर फर्स्ट जनरेशन ना, ठीक है। ये जो है अभी जो मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, दिस विल बी सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन में क्या होगा? आपका जो N14 है, देखो जरा, N14 सेपरेट हो गया बिकॉज आपने मीडियम में N14 ही डाला था, तो आपको वही उसके साथ मिल गया वापस स्ट्रैंड, ठीक है। फिर रेड वाला स्ट्रैंड सेपरेट हो गया है। रेड वाला स्ट्रैंड जब सेपरेट हो जाएगा तो N14 है मीडियम में वापस। सो मीडियम में N14 होने के कारण वापस क्या हो गया? N14 जुड़ गया। वापस आपके पास एक रेड स्ट्रैंड था, नीचे वाले डीएनए का रेड स्ट्रैंड था, वो N14 के डीएनए के साथ मिक्स कर दिया तो ये मिल गया। और जो ग्रीन स्ट्रैंड जो कि N14 का ही था, वो N14 ने N14 के साथ बैंड बना दिया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से देखो, आपको 4 डीएनए मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, 4 डीएनए मिल रहा है आपको यहाँ से। यहाँ पे आपको देखो क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको यहाँ पे 4 डीएनए मिल रहे हैं, 4 डीएनए मिल रहे हैं। एक डीएनए है जो कंप्लीटली N14 का है। दूसरा डीएनए है वो N15 का है। और तीसरा डीएनए वापस वो N15 का है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जरा समझिएगा। दिस इज योर 14N। दिस इज अगेन योर 14N एंड 15N ना, दूसरा वाला डीएनए, ठीक है। यहाँ पे ये वाला, यस, 14N एंड 15N, और ये वाला 14N। सर क्या समझ में आ रहा है इसमें से? क्या समझ में आ रहा है? देखो जरा कि जब भी डीएनए रेप्लिकेट होता है पेरेंटल स्ट्रैंड, बात को समझना, पेरेंटल स्ट्रैंड होगा उसका परसेंटेज सिर्फ 50% होगा। N14 देखो, पेरेंटल स्ट्रैंड 50% होता है, और जो न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड रहेगा दैट विल बी 50%। ये चीज प्रूव किया था हमारे साइंटिस्ट ने, विच इज कॉल्ड एज मीजल्सन एंड स्टैल। तो स्टूडेंट्स, इजंट इट सिंपल? हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? सेमी कंजर्वेटिव नेचर proposed by Michelson and Stahl, and also we talked about DNA replication। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सो हम लोगों ने ये सब जानने का कोशिश किया है। तो ये मॉड्यूल अपन यहीं पे रोकते हैं, बिकॉज मैं क्या करने वाला हूँ कि DNA रेप्लिकेशन विल टेक इन वन मॉड्यूल। रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड एक में ले लेंगे, एंड देन ट्रांसलेशन एंड द नेक्स्ट पार्ट। तो इस तरीके से मैं इस मॉड्यूल्स को डिवाइड कर दूंगा ताकि आपको भी वो ईजी रहे। आई होप सो कि आपको ये समझा है। अगर बाई चांस रेप्लिकेशन नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज वीडियो स्टार्ट टू एंड देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, एंड आई विल हाईली रिकमेंड यू टू प्लीज गो थ्रू इट एंड अंडरस्टैंड इट वेल। अगेन सेइंग कि अगर बाई चांस आपको कुछ डाउट्स है, प्लीज पुट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वी विल रिप्लाई यू as and when we see it, and we'll definitely get back to you. Other than that, please, if you like our efforts, if you like our videos, please subscribe to our YouTube channel, which is YSR Science Academy. Also, please do consider liking our video. That's more helpful for us. And also subscribe to our YouTube channel. Comment down in the comment section, and please share with your friends. I hope to see you in the next class. Till then, take care and stay safe.